धातु एवं अधातु। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणधर्म। धातु इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। क्रियाकलाप 3.1 आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूने कैसा दिखता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। आपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्रियाकलाप 3.2 आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी। सोडियम धातु का उपयोग करते समय सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप 3.3 आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? अन्य धातुओं के साथ यह क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इसी गुणधर्म को अघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक अघातवर्ध्यय धातुएं हैं? क्रियाकलाप 3.4 उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अघातवर्ध्ययता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिया जा सकता है। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 3.5 एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। क्लैप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। स्प्रिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या धातु की तार द्रवित होता है? स्टैंड, क्लैप, धातु का तार, तार का खुला सिरा, पिन, मोम, बर्नर धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे
अच्छे चालक हैं। इनका तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? आइए पता करते हैं। चित्र 3.6 चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है उस परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है। क्या बल्ब जलता है? इससे क्या पता चलता है? चित्र में बैटरी से बल्ब, ए में दिखाया गया एक क्लिप और बी में स्विच लगा दिया। धातु के लिए जांच के लिए धातु का टुकड़ा। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके बिजली तक घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी तथा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक सोनेरस कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? अधातु। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातु के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.7 कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन धातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षण को लिखिए। धातुओं और अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षण को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। सारणी 1 में तत्व चिन्हित करिए। सतह का प्रकार, कठोरता, आघात, वर्ध्यता, तन्यता, विद्युत चालकता और ध्वनिकता। सारणी 3.1 में लिखे परीक्षण के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से यह निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए मरक्यूरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। आयोडीन अधातु होते भी चमकीली होता है। कार्बन ऐसा अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्ट से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3.8 मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ी सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वो अम्लीय है या क्षारीय। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए इसके ऊपर एक परखनली रख दीजिए। इस परखनली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अगले भाग में
आपको अधातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। प्रश्न, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो, चाकू से आसानी से काटा जा सके, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हो। सिल्वर ऊष्मा की कुचालक होती है। अघात वर्धता तन्य का अर्थ बताइए। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम भाग 3.21 से 3.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अपक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। क्रियाकलाप 3.9 सावधानी। निम्न क्रियाकलापों में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थों को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातुओं की सतह को ठंडा होने दीजिए। किसी धातु का दहन आसानी से होता है। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती थी? और धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अपक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। 2Cu प्लस O2 से क्रिया करके 2CuO कॉपर प्लस कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। 4Al प्लस 3O2 2Al2O3 एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अपक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करती हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अपक्रिया करते हैं। Al2O3 प्लस 6HCl से रिएक्शन के 2LCl3 प्लस 3H2Al2O3 प्लस 2NaOH से रिएक्शन के 2NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। Na2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड से रिएक्शन के 2NaOH एक्वस के 2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड से रिएक्शन के 2KOH एक्वस देता है। निम्न क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अपक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अपक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अपक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर तथा गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं एनोडीकरण, एनोडीजिंग एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है।
वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संरक्षण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संरक्षण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्युमिनियम को आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन की दहन करने में से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। क्रियाकलाप 3.10 धातु पर भाप की क्रिया। बर्नर ले लीजिए। बर्नर के ऊपर धातु जल से भीगी कांच तंतु क्वथनाल नली स्टैंड से क्लैंप कर दीजिए। निकासी नली, गैस जार, द्रोण, H2 गैस और स्टैंड से सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर के नमूने के छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जलने से में आग उत्पन्न करती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती हैं। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें ऐसे बीकर में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हों। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ इसकी अभिक्रिया को प्रेषित कीजिए। कौन सा धातु भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देती है। धातु ऑक्साइड प्लस जल धातु हाइड्रोक्साइड देती है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। इसके से उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। 2K सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड से क्रिया करके 2KOH एक्वस प्लस H2O प्लस ऊष्मीय ऊर्जा देती है। इसी तरह 2Na सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड से रिएक्शन करके 2NaOH एक्वस प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा देती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन से प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। Ca सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड से CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस H2O गैस देती है। क्या उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं तो कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की प्रारंभ कर देता है, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। 2Al प्लस 3H2O गैस से L2O3 सॉलिड प्लस 3H2O गैस देती है। 3FeS प्लस 4H2O गैस से क्रिया करके Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2O गैस देती है। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा जल हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु प्लस तनु अम्ल से क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.11 सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। यदि नमूने मलिन हैं तो रेगमाल से रगड़ कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि ये ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। नमूने
को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त प्रखनली में डालिए। थर्मामीटर को प्रखनली में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? आपने किसी धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किए हैं? तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु की अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2O को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ऐसे अंशों नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड NO2 में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम Mg एवं मैग्नीज Mn अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करती है। क्रियाकलाप 3.1 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में घटती हैं। मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन Fe। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या आप जानते हैं एक्वारेजिया जल रायल जल का लैटिन शब्द 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल क्षारक है। यह उन अभिकारकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? क्रियाकलाप 3.12 कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। कॉपर के तार को प्रखनली में रखें। आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को एक दूसरे प्रखनली में रखें। कॉपर सल्फेट के विलयन डाल दीजिए। चित्र 3.4 में 20 मिनट के बाद अपने परीक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किसी प्रखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आप अपने परीक्षण की क्रियाकलाप 3.9, 3.10 तथा 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस क्रियाकलाप के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। यह किस प्रकार अभिक्रिया है? अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिकों के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता सामान्य नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकें। आपने अध्ययन 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन में विस्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुओं की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। लोहे की कील विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन। प्रखनली लोहे की कील। कार्क धागा। प्रखनली स्टैंड तांबे का तार। आयरन सल्फेट का विलयन। धातु A प्लस B का लवण विलयन से रिएक्शन करके A का लवण विलयन प्लस धातु B। क्रियाकलाप 3.12 में आपने परीक्षण के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 निम्न सारणी 3.2 को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी धातुओं की अपेक्षा अभिक्रियाशीलता। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, तांबा, मरकरी, पारा कहते हैं जिसमें, सिल्वर, गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील घटती अभिक्रियाशीलता, सबसे कम अभिक्रियाशील। प्रश्न, सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन का, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का। A, B, C, D 4 धातुओं के नमूने लेकर एक एक करके
निम्न विलयनों में डाला गया है। प्रत्येक परिणाम को निम्न प्रकार संबंध कीजिए। धातु आयरन सेकेंड सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट। ये धातु कोई अपक्रिया नहीं। विस्थापन बी धातु विस्थापन, कॉपर सल्फेट कोई अपक्रिया नहीं, जिंक सल्फेट कोई अपक्रिया नहीं। धातु सी कोई अपक्रिया नहीं, आप आयरन सेकेंड कोई अपक्रिया नहीं, इसी कॉपर सेकेंड सल्फेट कोई अपक्रिया नहीं, जिंक सल्फेट कोई अपक्रिया नहीं। सिल्वर नाइट्रेट विस्थापित हो जाता है टी, कोई अपक्रिया नहीं आयरन सेकेंड सल्फेट के साथ। कॉपर सेकेंड सल्फेट कोई अपक्रिया नहीं, जिंक सल्फेट कोई अपक्रिया नहीं, सिल्वर नाइट्रेट कोई अपक्रिया नहीं। इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? धातु बी को कॉपर सेकेंड सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु ABC तथा D की अपक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपक्रियाशील धातुओं को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। धातुएं एवं अधातुएं कैसी अपक्रिया करती हैं? ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अपकर्मकों के साथ धातुओं की अपक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अपक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं? 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोषपूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अपक्रियाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए हम तत्वों की अपक्रियाशीलता को संयोजकता कोषों को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैस कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हमने देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह आपने यम कोषों से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तब एल कोषों का बाह्यतम कोष बन जाते हैं जिसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित होते हैं। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इनमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करती हैं। और दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अपक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है। क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके Kl तथा M कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे क्लोराइड ऋणायन Cl- प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। चित्र 3.5 कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों के प्रकार, तत्व, परमाणु संख्या, कोषों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उत्कृष्ट गैस है हीलियम, नियान, आर्गन। हीलियम में 2 परमाणुओं की संख्या, इसमें कोष के में 2 हो जाती है। नियान के लिए 10, 2 8 होते हैं। आर्गन के लिए 18, 2 8 8 मिल जाते हैं। धातु में सोडियम के लिए 11 जिसमें 2 8 1 मिल जाए। मैग्नीशियम के लिए 12 जिसमें 2 8 2 मिल जाए। एल्युमिनियम के 13, 2 8 3 मिल जाए। पोटेशियम के लिए 19, 2 8 8 1 मिल जाता है। कैल्शियम के लिए 20, 2 8 8 और 2 मिल जाता है। और धातुएं नाइट्रोजन के लिए 7 तो 2 5 मिलता है। ऑक्सीजन के लिए 8 तो 2 6 मिलता है। फ्लोरीन के लिए 9 तो 2 7 मिलता है। फास्फोरस के लिए 15 तो 2 8 5 मिलता है। सल्फर के लिए 16, 2 8 6 मिलता है। क्लोरीन के लिए 17, 2 8 7 मिलता है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बांधकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। Na सोडियम में 2 8 1 जो Na+ इलेक्ट्रॉन तो 2 8 सोडियम धनायन बन जाता है। इसी तरह क्लोरीन 2 8 7 होता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- 2 8 8 बन जाता है क्लोरीन। इस तरह Na का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन क्रिया करके Na+ Cl- बन जाता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब एक और रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। Mg में 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर 2 8 2 में Mg+2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो मैग्नीशियम धनायन बन जाता है। इसी तरह क्लोराइड में 2 8 और 7
+2 तो क्लोराइड -2 आधार बन जाता है, तो क्लोराइड ऋणायन बन जाता है। Mg डबल डॉट प्लस क्लोरीन की क्रिया करें Mg+2 Cl- तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। स्पैचुला पर लवणों के नमूने को गर्म करना। वर्णन नमूना युक्त स्पैचुला। क्रियाकलाप 3.13 विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयोडाइड, बेरिलियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है? धातुओं के स्पैचुल पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। चित्र 3.7 अन्य नमूनों के साथ भी यही क्रिया दोहराइए कि आप देखते हैं कि क्या ये नमूना ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्या यौगिक पिघलते हैं। नमूने को जल, पेट्रोलियम एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए, क्या ये घुलनशील है। चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। क्या आप देखते हैं कि इस प्रकार अन्य लवण नमूनों की जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? लवण के विलयन की चालकता जांच वाला लवण विलयन नीचे ग्रेफाइट छड़ और बीकर, बल्ब, स्विच और बैटरी। कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिक NaCl गलनांक 1074, क्वथनांक 1686 केल्विन। इसी तरह LiCl लिथियम क्लोराइड 887 केल्विन गलनांक, 1600 केल्विन क्वथनांक। CaCl2 1045 गलनांक, 1900 केल्विन क्वथनांक। CO 2850 केल्विन गलनांक, 3120 केल्विन क्वथनांक। MgCl2 981 गलनांक, 1685 केल्विन क्वथनांक। आयनिक यौगिकों की निम्न सामान्य गुणधर्मों पर ध्यान दीजिए। भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतरा आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशील विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत के चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। प्रश्न। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूप्रपट्टी धातुओं की मुख्य स्रोत हैं। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसी कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती हैं जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूप्रपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले सबसे
धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम का एवं कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। सक्रिय श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, लोहा और लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। पृथ्वी की भूप्रकृति में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कोई धातु के अयस्क ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। चित्र 3.1 में पहला निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, तीसरा उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाले धातुओं की प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण को विस्तृत से चर्चा की गई है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, विद्युत अपघटन, जिंक, लोहा और लेड, कार्बन के उपयोग से अपचयन और गोल्ड एंड सिल्वर प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित सक्रिय श्रेणी से एवं संबंधित धातु क्रम। अयस्क का सांद्रण। अब सांद्रण 3 तरीके से: उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातु में गलित धातु के विद्युत अपघटन शुद्ध धातु में चला जाता है। मध्य अभिक्रियाशील धातुओं के लिए कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का निष्ठापन होता है, सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। फिर से इससे धातु का ऑक्साइड मिलता है, धातु का ऑक्साइड अपचयन कर लिया जाता है, उसके बाद धातु का शोधन होता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का सल्फाइड अयस्क होती है, इसका भर्जन करती हैं। सल्फाइड अयस्क का भर्जन फिर से धातु फिर से परिष्करण हो जाता है, रिफाइनरी। अयस्क की धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण: अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिसे गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क में अशुद्धियों को हटाने आवश्यक होते हैं। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क या गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं काफ़ी अभिक्रिया होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनेबार Hg मरकरी पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड FgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरी के पारद में अपचयित हो जाता है। 2HgS+3O2 गैस तापन करने पर 2HgO सॉलिड प्लस 2SO2 गैस बन जाता है। फिर 2HgO सॉलिड तापन करने पर 2Hg लिक्विड प्लस O2 गैस बन जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप में Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इस अयस्क से अलग किया जा सकता है। 2Cu2S सॉलिड प्लस 3O2 गैस तापन करने पर 2Cu2O सॉलिड प्लस 2SO2 गैस बन जाता है। इसी तरह 2Cu2O प्लस Cu2S तापन करने पर 6Cu सॉलिड प्लस SO2 गैस बन जाता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्राकृतिक में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसीलिए अपचयन से पहले धातुओं के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति से में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निष्ठापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों को भर्जन एवं निष्ठापन के साथ निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। भर्जन 2ZnS सॉलिड प्लस 3O2 गैस तापन करने पर 2ZnO सॉलिड प्लस 2SO2 गैस निकल जाता है। निष्ठापन ZnCO3 सॉलिड तापन करने पर ZnO सॉलिड प्लस CO2 गैस निकलता है। इसके बाद कार्बन अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से
धातु प्राप्त किया जाए। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाती है। ZnO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड तापन करने पर Zn सॉलिड प्लस CO सॉलिड निकल जाता है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले ही परिचित है। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अपक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये अपक्रियाशीलता वाले यौगिकों को उनके यौगिकों से विस्थापित करके कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अपक्रिया होती है। 2MnO2 सॉलिड प्लस 4Al सॉलिड से रिएक्शन करके MnO लिक्विड प्लस 2Al2O3 सॉलिड प्लस ऊष्मा देती हैं। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? रेल की पटरी को सांधित करते जोड़ने के लिए थर्मिट प्रक्रम। यह विस्थापन अपक्रियाएं अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरी या मशीनरी पुर्जों के दरार को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अपक्रिया को थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। Fe2O3 सॉलिड प्लस 2Al2 सॉलिड रिएक्शन करके 2FeL लिक्विड प्लस Al2O3 सॉलिड प्लस ऊष्मा देती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण अपक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अपक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइडों का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड को विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। अपक्रियाएं इस प्रकार होती हैं। कैथोड पर Na++ इलेक्ट्रॉन -Na बन जाते हैं। एनोड पर 2Cl-Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड को विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। धातु परिष्करण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर भी शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कापर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में धातुएं शुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातुएं विद्युत अपघटन में घुल जाती हैं। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातुएं विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती हैं। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तांबे की विद्युत अपघटनीय परिष्करण। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है। अशुद्ध तांबा एनोड जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, कुंजी बीच में लगा दी जाती है। एनोड पर प्लस वाले Cu+2, इसमें Cu+2 निकलते हैं एनोड से। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन टैंक में होता है। अपद्रव्य एनोड पंख होता है। प्रश्न, निम्न पदों की परिभाषित खनिज अयस्क गैंग दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अवसाह संक्षारण
संक्षारण का संबंध अध्याय 1 में आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की धातुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ वेसिका परकार्बोनेट होता है। लंबे समय तक अर्धवायु वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। आइए इन परिस्थितियों को पता करते हैं जिनमें लोहे पर जंग लग जाता है। 3 प्रश्नावली लीजिए, प्रत्येक में सोचकर लोहे की कील डाल दीजिए। इन प्रश्नावलियों को ABC नाम दे दीजिए। प्रश्नावली A में थोड़ा जल डाल कर उसे कार्क में बंद कर दीजिए। प्रश्नावली B में उबलते हुआ जल आश्रित जल डालकर उसे 1 ml तेल मिलाइए। इस कार्क को बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा तथा वायु में जल की विलीन होने से रोक देता है। प्रश्नावली C में थोड़ी सी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कार्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेता है। इस प्रश्नावली को कुछ दिन छोड़ देने के बाद इनका परीक्षण कीजिए। चित्र 3.13 में उबलता हुआ आश्रित जल विलयन वायु को निकलने के लिए उबाला जाता है। थर्ड वाले में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड शुष्क कार्क में। प्रथम ए वाले में वायु जंग लगी लोहे की कील और जल होते हैं। बी वाले में वायु तेल की परत वायु को जल में घुलने से रोकता है और सी वाले में शुष्क वायु। लोहे पर जंग लगने की स्थिति की जांच करना है। प्रश्नावली A में वायु एवं जल दोनों उपस्थित हैं। प्रश्नावली B में जल में विलीन वायु नहीं है। प्रश्नावली C में शुष्क वायु है। आप देखेंगे कि प्रश्नावली में रखे लोहे की कील पर जंग लग गया है, लेकिन प्रश्नावली B एवं C में रखी कीलों पर जंग नहीं लगता है। प्रश्नावली A की कीलें वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है। प्रश्नावली A की कीलें केवल जल के संपर्क में रहती हैं एवं प्रश्नावली C की कीलें शुष्क वायु के संपर्क में रहती हैं। इससे लोहे की वस्तुएं में जंग लगने की अवस्था के बारे में हम क्या कह सकते हैं? संक्षारण से सुरक्षा। पेंट करके तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर या शुद्ध लेपन लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर क्रोमियम लेपन एनडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को एसद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी एसोदो लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं के गुणधर्म को बेहतर बनाने के लिए अच्छी विधि मिश्रत्वन है। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खिंच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05 हो जाता है, लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हम स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इसी प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगीय मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसी तरह के तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है तथा तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसके विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलकृत किया जाता है। शुद्ध, क्या आप जानते हैं शुद्ध सोने में 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य है कि यह 22 भाग शुद्ध सोने से 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद है तो मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातुओं की अपेक्षा
उसके मिश्र धातु को विद्युत चालकता या गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते कॉपर एवं जिंक का मिश्र धातु पीतल तथा ताम्र एवं टीन कॉपर एवं टीन की। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ। यह भी जानिए प्राचीन भारत धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचने के लिए एक विधि विकसित की। स्तंभ की जगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। इस स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन लगभग 6000 kg है। मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टीन पीबी एवं एसन को मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों को पारस्परिक वेल्डिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न: जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। तो धातु जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होती है? कौन सी धातु आसानी से क्षार जोड़ जाती है? मिश्र धातु क्या है? आपने क्या सीखा? तत्वों को धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु तन्य आघातवर्ध, चमकीली एवं ऊष्मायन तथा विद्युत के सुचालक होती हैं। पारद के अलावा सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था होती हैं। कमरे के ताप पर पारद द्रव होता है। धातु में विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, पर क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड एवं अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल एवं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य गुणधर्मों की सूची को क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन की ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं और ऐसे से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातुकर्म कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं, एक धातुओं या एक से अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा कुछ धातुओं की सतह क्षारित हो जाता है। इस परिघटना को क्षारण कहते हैं। अधातु के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो आघातवर्ध न ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं, क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती हैं। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती हैं। अधातुएं तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूप में अत्यधिक महत्व होता है। कि 1,04,1 सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया तथा उपभोग किया है, उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची को अपने सहपाठी द्वारा बनाई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं के साथ दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। एक से अधिक सामग्री से बनी वस्तुओं को सारणी में उपयुक्त स्तंभ में रखिए। धातु से बनी वस्तुएं, कांच एवं मिट्टी से बनी वस्तुएं और अन्य। आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाले वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी है। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिकों को जलने पर क्या उत्पाद मिलेगा? क्या आप इसकी पुष्टि करने के लिए किस परीक्षण को जानते हैं?
आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, वस्तुओं आदि अनेक वस्तुएं इसका सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती हैं। इनके विपरीत अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भू प्रॉपर्टी में वायुमंडल के अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भू प्रॉपर्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्व है। कार्बन में आबंध, सहसंयोजन आबंध। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक ऊंचे होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसा कि अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। उपयुक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। अध्याय 3 में आंकड़े 4 के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। चूंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंध से किस आयन की उत्पत्ति नहीं होती। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजकता क्षमता और सहयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के एटॉम वितरण कैसे होता है, कार्बन में कितने संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने पर अर्थात उत्कृष्ट गैसीय विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अपक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनको हास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं। C+4 धनायन बनाया जा सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों की खो कर 6 प्रोटॉन वाले नाभिकों में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यंत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझ लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं की निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इसके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैसीय विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। परमाणु कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ असामान्य अणुओं को समझाते हैं। दे रखा है कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक की यौगिक एसिटिक एसिड CH3COOH गलनांक 290 केल्विन, क्वथनांक 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म CHCl3 209 केल्विन गलनांक 334 केल्विन क्वथनांक। एथेनॉल CH3CH2OH 156 डिग्री गलनांक 351 डिग्री क्वथनांक। मेथेन CH4 90 डिग्री गलनांक 111 केल्विन क्वथनांक। हाइड्रोजन इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसे कि आपने पहले अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तथा के कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन की एक अणु H2 बनाते हैं। परिणामस्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु
अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके की कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं तत्व आकाश का उपयोग करते हैं। चित्र 4.1 में हाइड्रोजन का एक अणु से एक अणु क्रिया करके H2 अणु यानी हाइड्रोजन के H2 अणु बनता है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन बनाता है। हाइड्रोजन परमाणु अलग, एक हाइड्रोजन परमाणु क्रिया करके इलेक्ट्रॉनों की सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्म के 2 हाइड्रोजन परमाणु के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनता है। इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। जैसा कि चित्र 4.2 में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल बंध। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजकता क्या होगी? क्लोरीन परमाणु द्विपरमाणु अणु होता है, Cl2 बनाता है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना सकते हैं? याद रखिए कि केवल संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विआबंध बनाना दिखाया गया है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु में के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 8 है तथा इस अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हम चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। अब क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं, जिसे ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया? इस परमाणु अणु में एक आबंध है, अर्थात द्विआबंध। चित्र 4.3 में ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरी बंध दिखाया गया है। के बीच डबल बॉन्ड बन जाते 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया। इन अणुओं में एक आबंध है अथवा द्विआबंध। नाइट्रोजन के 2 परमाणु में कैसा आबंध होता है? नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 7 होती है। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजन क्षमता क्या होगी? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनाना कहा जाता है। डुक्को की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया। नाइट्रोजन परमाणु दर्शाया गया है। नाइट्रोजन परमाणु के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए एन2 के बीच में 3 आबंध बनते हैं। अमोनिया के अणु का सूत्र स्थिर होता है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिससे यह दर्शाया गया है कि कैसे भी सभी 4 परमाणुओं की उत्कृष्ट गैसीय के विन्यास की स्थिति प्राप्त करते हैं। इन अणुओं में एक द्विआबंध त्रिआबंध कौन आबंध होते हैं? अब हम मीथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिक उपयोग होता है। ये बायोगैस या संपीड़ित गैस CNG का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता एक है। कार्बन चतुस्संयोजक है क्योंकि इसके 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैसीय विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर भी तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणु बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के चित्र 4.5 में बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिकों विद्युत के कुछ अलग होते हैं। ये मीथेन के बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कार्बन के अपरूप प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुण के साथ विविध रूप से पाए जाते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का
प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में होती है। इसे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। हीरे का संरचना दे रखी है। ये भी जान लीजिए कि हीरे की संरचना नीचे से ऊपर की तरफ। ग्रेफाइट C16 बंकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना। इन दो भिन्न संरचनाओं के कारण हीरा तथा ग्रेफाइट के भौतिक गुण अत्यधिक भिन्न होते हैं, जबकि इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना एवं फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आप जिन वस्तु और धातुओं के बारे में अध्ययन किया है, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन की अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित सब्जेक्टिंग करके हीरा को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है। इससे पहले C16 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिंस्टर फ्लोरीन द्वारा डिजाइन किया गया जियोडेसिक गुंबद के समान लगता है, इसलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। CO2 वाले कार्बन प्रश्न में दिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों को हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तु हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। इन अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के 2 कारक देखे गए। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण को श्रृंखला कैटेनेशंस कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि अथवा त्रिआबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रिआबंध वाले यौगिकों के कार्बन यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखला का गुणन पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, जिनमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। चूंकि कार्बन के संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा एक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनाते। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनाते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशत रूप में अस्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका आकार भी होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूत से पकड़ा रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं।
यह भी जानिए कार्बनिक यौगिक। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुस्संयोजक और श्रृंखला की बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। इन अनेक यौगिकों में अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। मूल रूप से ये इन यौगिकों की प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि कार्बनिक यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं, अर्थात यह माना गया कि संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक होती है। 1828 में फ्रेडरिक होल्लर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाने से असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। मीथेन के संरचना पहले हम ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन, जिसका सूत्र C2H का सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु के एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और फिर कार्बन के शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। CC चरण एक आबंध द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं, अतः प्रत्येक की आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ होती है, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। C के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर से C दूसरे के साथ 3 हाइड्रोजन। चरण 2 में 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु। एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र 4.6 में दर्शाया गया है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये C के साथ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाई गई है। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है। आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अपक्रियाशील नहीं होते, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिकों के सूत्र C2H4 है, जिसे इथीन कहते हैं। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं? पहले जैसे चरणबद्ध विधि अपनाएं। CC से चरण एक आबंध से द्वारा जुड़े हुए कार्बन परमाणु चरण 1 में, CC से 2 हाइड्रोजन परमाणु चरण 2। हमने देखा कि प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है, तो चरण 2 में इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बनों के बीच द्वि आबंध हो जाए। तो चरण 3 में हमने निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। C और 2 हाइड्रोजन 2 पे दे दीजिए। चरण 3 में चित्र 4.7 में एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथेन की है। हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिकों का सूत्र C2H2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध की आवश्यकता होती है? कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं। श्रृंखला एवं शाखाएं एवं वलय। पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक मीथेन, एथेन तथा प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणु की एक श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। इसमें से 6 के नाम की संरचना 4.2 में दिखाई गया। कार्बन तथा हाइड्रोजन को संतृप्त यौगिकों के सूत्र और संरचनाएं। कार्बन की परमाणु संख्या, नाम, सूत्र, संरचना। मीथेन के लिए संरचना CH4 होती है, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं कार्बन से। एथेन के लिए सूत्र C2H6 होता है, जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु एक एक कार्बन से जुड़े होते हैं। प्रोपेन के लिए 3 C3H8 में 2 कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु और 1 कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। 4 ब्यूटेन के लिए कहते हैं C4H9, जिसे C ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन और 1 से कार्बन, 2 से हाइड्रोजन कार्बन से, फिर से 2 से हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं, फिर से 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं। और लास्ट में एक पेंटेन के लिए 5 C5H12 संरचना दे रखी है। C6H14 हेक्सेन कहते हैं। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। 2 संभावित कंकाल
एक सीधी, दूसरा एक सी से 2 सी कनेक्ट। शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से पहले हम निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। सी, एक सीधी वाले में एक जोड़ दीजिए, C4H10 की 2 संरचनाओं के लिए संपूर्ण आणविक और एक सी से अलग जोड़ दीजिए। हम देखते हैं कि दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाली ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। सीधी तथा शाखाओं वाले एक कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में अव्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C16H12 है। इसकी संरचना निम्न प्रकार हो सकती है। साइक्लोहेक्सेन की संरचना और कार्बन कंकाल संपूर्ण अणु। क्या आप साइक्लोहेक्सेन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय श्रृंखला। कार्बनिक यौगिक की सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन C6H6 की संरचना। बेंजीन की संरचना दे रखी है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एक या अधिक त्रि-आबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी बंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रतीकात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 में दिया गया। यह विषम परमाणु और वे प्रतीकात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रकारात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रकारात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रस्तावित करके इस संयोजकता के द्वारा प्रतीकात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। कार्बन यौगिकों में कुछ प्रतीकात्मक समूह विषम परमाणु यौगिकों के प्रकार प्रतीकात्मक समूह फॉर्मूला क्लोरीन हेलो यौगिकों के प्रकार में हेलो, क्लोरो या ब्रोमो, एल्केन दे दिया जाता है। प्रतीकात्मक समूह में फार्मूला Cl और Br हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। ऑक्सीजन में 1 एल्कोहल होता है, 2 एल्डिहाइड, 3 में कीटोन और चौथे में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। एक ऑक्सीजन में एल्कोहल, इसी तरह C डबल बॉन्ड हो गया तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन हट गए तो कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O और OH दोनों हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सजातीय श्रेणी। आपने देखा कि कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाइयों की श्रृंखला बनाई जा सकती है। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु को उपयुक्त किसी भी प्रकारात्मक समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रकारात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों की गुणधर्म को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसा CH3OH, C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित सजातीय श्रेणी को देखते हैं। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखें तो CH4 C2H6 जिसमें एक CH2 इकाई का अंतर है, जबकि C2H6 C3H8 में इनमें CH2 इकाई का अंतर है। अगले युग्म प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है? क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 12U है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U है। इसी प्रकार एल्कीनों की सजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? इस उत्तरोत्तर सूत्र सदस्य के सूत्र C3H6 C4H10 C5H12
10 है। इनमें से CH2 की इकाई का अंतर। क्या आपको इन्हीं यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n = 2, 3, 4 है। क्या आप इस प्रकार के एल्कीनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र बना सकते हैं? जब किसी सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान में बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म इसी प्रकार की क्रमबद्ध दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण सजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। सूत्रों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना CH3OH तथा C2H5OH, C2H5OH तथा C3H7OH, C3H7OH तथा C4H9OH। क्या इन तीनों में कोई समानता है? एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनको एक सजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है? सारणी 4.4 में दिए गए अन्य प्रकारात्मक समूह के लिए 4 कार्बन तक के यौगिकों वाले सजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति। किसी सजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों के आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होती है जिनको प्रकारात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया है। जैसा क्रियाकलाप 4.3 में लिए गए एल्कोहलों के नाम मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल निम्न विधि द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के नामकरण किया जा सकता है। यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होता है। प्रकारात्मक समूह में उपस्थिति में इसके पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ यौगिक का नाम दर्शाया गया। सारणी 4.4 के अनुसार यदि प्रकारात्मक समूह के नाम अनुलग्न के आधार पर दिए जाना हो, यदि प्रकारात्मक समूह के अनुलग्न के नाम स्वर A, E, I, O, U से प्रारंभ हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में E हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह में 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से दिया जाता है। प्रोपेन को E हटा दीजिए, प्रोपेनोन बना दीजिए। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम दिए गए अंतिम ANE को सारणी 4.4 के अनुसार ENE को YNE में प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्विया बंध वाले 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाती है। त्रिया बंध होने पर यह प्रोपाइन कहलाएगी। कार्बनिक यौगिकों नाम पद्धति। अनुलग्न और पूर्व लग्न यौगिकों प्रकार। उदाहरण हेलो एल्केन, पूर्व लग्न क्लोरो, ब्रोमो आदि। क्लोरो, प्रोपेन। इसी तरह ब्रोमो, प्रोपेन। एल्कोहल में अनुलग्न OL लगाते हैं जैसे प्रोपेनॉल हो गया। एल्डिहाइड में अनुलग्न AL लगाते हैं जैसे प्रोपेनॉल हो गया। कीटोन में ओन लगाते हैं जैसे प्रोपेनोन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगाते हैं जैसे प्रोपोनोइक एसिड हो गया। एल्कीन में ENE लगाते हैं जैसे प्रोपीन हो गया। एल्काइन में YNE जैसे प्रोपाइन हो गया। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समन्वय को चित्रण कर सकते हैं? कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से होते हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? निम्न यौगिकों की संरचना चित्र की नाइक ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेन। क्या ब्रोमोपेंटेन की संरचनात्मक समन्वय संभव है? निम्न यौगिक का नामकरण कीजिए। CH3 CH2Br का, C डबल बॉन्ड O CH का और C ट्रिपल बॉन्ड का। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इस भाग में हम कार्बन यौगिकों की कुछ रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। चूँकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। दहन। सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन के दहन करके ऊष्मा तथा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। ये आस्करण अपक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में किया था। C+O2 तो CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देती है। CH4+O2 तो CO2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश देती है। CH3 CH2OH प्लस O2 से CO2 प्लस H2 ऊष्मा एवं प्रकाश देती है। पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि।
सेकंड एवं थर्ड क्रिया को संतुलित कीजिए। क्रियाकलाप सावधानी से क्रियाकलाप के लिए शिक्षक के पर्यवेक्षक अनिवार्य है। इस स्पेचुला में एक एक करके कार्बनिक यौगिक नेपथलीन, कैम्फर, अल्कोहल को लेकर जलाइए। ज्वाला की प्रकृति का परीक्षण कीजिए तथा लिखिए कि धुआं उत्पन्न हुआ या नहीं। ज्वाला के ऊपर धुआं की एक तस्तरी रखिए। इनमें से किसी भी यौगिकों के कारण क्या तस्तरी पर कोई निक्षेपण हुआ। क्रियाकलाप 4 एक बुनसेन बर्नर जलाइए तथा विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं धुआं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। पीली कज्जली ज्वाला कब प्राप्त होती है, नीली ज्वाला कब प्राप्त होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः शोषित ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कज्जली निक्षेपण होती है, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैसें केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि कभी बर्तन के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती हैं। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का निर्माण होता है, जो प्रारंभ में प्रमुख प्रदूषक हैं। केवल जलते हुए पदार्थ ज्वलन उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए कि लकड़ी अथवा कोयले का जलन आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी भी जलने वाला कोयले या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान ज्वाला होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों से जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलने की उपस्थिति वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणु को ताप देने पर एक दीप्ति ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्ज्वल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग तथा उस रंगों के अभिलक्षणिक गुण होते हैं। गैसीय स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार के जलने पर प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होते हैं जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे, यह भी जानिए। कोयले एवं पेट्रोलियम का निर्माण। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ जो विभिन्न जैविक एवं भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयले लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशोषक है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे और धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयले बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे पौधों, समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेषों हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्री तल में डूब गए और गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गई। चट्टानों के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्रियाकलाप 4.5 एक प्रखंड में 3 ml एथेनॉल लीजिए तथा इसमें जल ऊष्मक से सावधानी से गर्म कीजिए। इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को 5% एक एक बूंद करके डालिए। डालने पर आरंभ में क्या पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है? अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता है? प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीजन
कृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनके अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। CH3 सिंगल प्लस CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा तो CH3COOH। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों की अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तो वे इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। संकलन अभिक्रियाएं पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि तंतुवसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। डबल बॉन्ड C से 4 R अलग अलग निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से 2 R ट्रांसफर हो गए, 2 हाइड्रोजन आगे चिपक गए। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापन में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतुवसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनाभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अपक्रमों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोजन से संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। इसके प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के समूह दूसरे के स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च सजातीय एल्कीनों के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। CH4 प्लस Cl2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl प्लस HCl देता है। प्रश्न, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन का ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? और कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। अनेक कार्बनिक यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्लों के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। एथेनॉल के गुणधर्म एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक सारणी 4.1 में देखिए। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्रियाकलाप 4.6 शिक्षक द्वारा प्रदर्शित लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल में डालिए। आप क्या परिचित करते हैं उत्सर्जित गैस की आप कैसे जांच करेंगे? एथेनॉल की अभिक्रियाएं सोडियम के साथ अभिक्रिया 2Na+2CH3CH2OH से रिएक्शन करके 2CH3CH2O- Na++H2O बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया से दूसरा सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है? सेकंड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को आधि के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है। CH3
CH2OH सांद्र गर्म और सांद्र H2SO पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इस अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण कारक के रूप में काम करता है। इस अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। क्या आप जानते हैं सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उन्नींदापन, सामान्यतः अंतर्बाधा का कम हो जाना तथा भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल अक्रिय होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं को घटकों के साथ शीघ्र अपक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म में उसी प्रकार स्कंदित हो जाते हैं जिस प्रकार पकने पर अंडा स्कंदित होता है। मेथेनॉल चाशुक तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है और औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। इसे विकृति एल्कोहल कहा जाता है। यह भी जानिए, ईंधन के रूप में एल्कोहल गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेरसस यानी शीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है। इसका किण्वन करके एल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल से पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलायक कोशिका कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इसी कारण इसे गैलियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का विलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। लिटमस क्रियाकलाप 4 लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करता एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pH मान की तुलना कीजिए। यह लिटमस परीक्षण में दोनों अम्लों को सूचित होते हैं। सर्वाधिक सूचकों से दोनों अम्लों के प्रबल होने का पता चलता है। एस्टर का निर्माण प्रणाली क्रियाकलाप 4 एक प्रणाली में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद 1 ml एथेनॉल परिशुद्ध एल्कोहल और गैलिक एसिटिक अम्ल लीजिए। कम से कम 5 मिनट तक जल ऊष्मक में उसे गर्म करें, जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया। अब इसे एक बीकर में उड़ेल दीजिए जिसमें 20 से 50 ml जल हो तथा उस मिश्रण को सुखाइए। एस्टर का निर्माण बर्नर, तिपाई, तार की जाली, जल, बीकर, अपक्रिया मिश्रण युक्त प्रणाली। एथेनोइक अम्ल की अपक्रिया एस्टीकरण अपक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अपक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अपक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH अम्ल एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2। सामान्यतः एस्टर की एक गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया के द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल
का सोडियम लवण बनाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3COO C2H5NaOH C2H5OH प्लस CH3COONH क्षार के साथ अपक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अपक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाते हैं। NaOH प्लस CH3COOH सिंगल मेट CH3COONA प्लस H2O एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अपक्रिया करते हैं, यह जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4.9 अध्याय 2 में क्रियाकलाप 2.5 के अनुसार उपकरण तैयार कर लीजिए। एक प्रणाली में एक स्पैचुला भरकर सोडियम कार्बोनेट लीजिए जिसमें 2 ml एथेनोइक अम्ल मिलाइए। आप क्या परिचित करते हैं? ताजे चूने के जल में इस गैस को प्रवाहित कीजिए। आप क्या देखते हैं? इस परीक्षण में एथेनोइक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया से उत्पन्न गैसों का पता चल सकता है। अब सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रियाकलाप दोहराइए। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अपक्रिया में उत्पन्न लवणों को सोडियम एसीटेट कहते हैं। 2CH3COOH प्लस Na2CO3 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 CH3COOH प्लस NaHCO3 CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। प्रश्न प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? ऑक्सीकारक साबुन और अपमार्जक क्रियाकलाप 4.10 दोनों में एक एक बूंद तेल पाक तेल डालिए तथा उन्हें A तथा B नाम दीजिए। प्रणाली A में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। दोनों प्रणाली को समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों प्रणालियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। कुछ देर तक दोनों प्रणालियों को स्थिर रखिए या फिर उस पर ध्यान दीजिए क्या तेल की परत अलग हो जाती है। ऐसा किस प्रणाली में पहले होता है? क्रियाकलाप से साबुन सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैला तेल की बूंद सोडियम आयन मिश्रण का निर्माण। बीच में तेल की बूंद और किनारे सोडियम आयन तैलीय होते हैं। क्या आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होते हैं? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बनिक श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिश्रली संरचना तैयार करते हैं। चित्र 4.12 में जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिश्रण मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। चित्र 4.13 क्या आप मिश्रण की संरचना बना सकते हैं जो साबुन के हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है? मिश्रण साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एवं सिरे को जल रागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे पर जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं। इसका रासायनिक सिरा जल के अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ द्वारा दूसरा छोर जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेषता व्यवस्थित होती है जिसमें इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं को बड़ा गुच्छा बनाने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छ के सतह पर होती है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय
मैले मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिशेल विलयन में क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इसी प्रकार मिशेल से तैरते मैल आसानी से हटाया जा सकते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश के प्रकीर्ण कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बदला जैसा दिखता है। ये जलविरागी शिरा साबुन के अणु Na+ बीच में तेलीय Na+ इधर जलविरागी शिरा दो अलग अलग और चिकनाई तथा मैला प्लेस। ये आपका मैले हटाने के में साबुन का प्रभाव क्रिया अलग अलग प्रणाली में 10 ml आसु जल अथवा वर्षा जल एवं कठोर जल हैंडपंप या कुएं का जल लीजिए। दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदें मिलाइए। दोनों प्रणाली को एक ही समय तक हिलाइए और उससे बनने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। किस प्रणाली में अधिक झाग बनता है, किस प्रणाली में श्वेत दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। चीचक के लिए निर्देश: यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है तो साधारणतः जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड को घोलकर कठोर जल तैयार कीजिए। 2 प्रणाली लीजिए और प्रत्येक में 10 ml कठोर जल डालिए। एक में साबुन के घोल की 5 बूंदें तथा दूसरे में अपमार्जक के घोलों की 5 बूंदें डालिए। दोनों प्रणालियों को एक ही समय तक हिलाइए। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? किस प्रणाली में दही जैसा ठोस पदार्थ बनता है? क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया कि झाग मुश्किल से बन रहा है और जल में शरीर धो लेने के बाद भी अघुलनशील पदार्थ इस कम जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है कि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अपक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार की यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनाते हैं। इन यौगिकों को आवेशित शिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनते। इसी प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। प्रश्न: क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? आपने क्या सीखा? कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुस्संयोजकता एवं श्रृंखला प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। आपने अपने बाहरी कोशों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से संयोजक आबंध बनाता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखा युक्त या विलीन किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से समान प्रकारात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। कार्बन साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलविरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मैले का पायस बनता है और बाहर निकलता